तो आज मैं लेके आ चुकी हूँ आपके लिए महामैराथन। इसमें हम 100 क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं। 40 क्वेश्चन आपके बाल विकास के होंगे, 30 क्वेश्चन प्रबंधन से होंगे और आपके यहाँ पर 30 क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेके आई हूँ पोषण एवं स्वास्थ्य से। महामैराथन में 100 MCQ है। अच्छा प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लिए हैं और इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम की लिंक आप सबको पता है कि चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? रचनात्मक, रटने वाली, यांत्रिक, अव्यवस्थित। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर रचनात्मक। बच्चों की जो सीखने की प्रक्रिया होती है दोस्तों रचनात्मक होती है। हम यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट ही क्वेश्चन को करेंगे। तो अब मैं सिर्फ आंसर बताऊँगी, ऑप्शंस बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, किस मनोवैज्ञानिक ने संज्ञानात्मक विकास के चरण दिए थे? जल्दी से बता दीजिए। इसके आप स्क्रीन पर आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं। मनोवैज्ञानिक ने संज्ञानात्मक विकास के चरण दिए, किसने दिए थे दोस्तों? तो ये दिए थे पियाजे ने। किसने दोस्तों? पियाजे ने। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सीखने की प्रक्रिया में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभाव डालता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों प्रेरणा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर इसको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का अंतिम चरण क्या होता है? अंतिम चरण क्या होता है पियाजे के अनुसार दोस्तों? तो ये होता है औपचारिक संक्रियात्मक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में किसका योगदान अधिक होता है? जल्दी बता दीजिए किसका योगदान अधिक होता है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सामाजिक संदर्भ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्रेरणा शब्द का अर्थ है। प्रेरणा शब्द का क्या अर्थ होता है दोस्तों? तो प्रेरणा शब्द का अर्थ होता है सीखने की इच्छा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि बाल मनोवैज्ञानिक अधिगम के सिद्धांत के जनक कौन माने जाते हैं? अधिगम सिद्धांत के जनक पूछे हैं दोस्तों, तो ये हैं थर्नडाइक। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अधिगम के एसआर बंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों जल्दी बता दीजिए, एसआर बंधन का सिद्धांत थर्नडाइक ने दिया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे, बच्चों के व्यवहार में अधिकतम परिवर्तन किस चरण में होता है? तो दोस्तों ये होता है किशोर अवस्था में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पालो के शास्त्रीय कंडीशनिंग प्रोग्राम में कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है? जल्दी जल्दी बता दीजिए कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर कुत्ता आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पियाजे के अनुसार बच्चे किस चरण में अमूर्त सोच विकसित करते हैं? अमूर्त सोच किस चरण में विकसित करते हैं? तो ये करते हैं दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दोस्तों बंडुरा ने दिया था। आपको बताना है लास्ट में कमेंट करके कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे, बच्चे का पहला औपचारिक सामाजिक समूह कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों परिवार। परिवार बच्चे का औपचारिक सामाजिक समूह होता है पहला। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, वाइगोत्स्की ने किस अवधारणा को स्पष्ट किया था? तो इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों निकट विकास क्षेत्र ZPD, ठीक है। बच्चे के व्यक्तित्व विकास में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है? तो दोस्तों यहाँ पर होता है वातावरण का। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, अधिगम की सर्वाधिक प्रभावी विधि कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा प्रत्यक्ष अनुभव। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, बाल विकास में आसान विकास ZPD का क्या महत्व होता है? तो दोस्तों ZPD का यह बच्चों को संभावित क्षमताओं का क्षेत्र है ZPD। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, संज्ञानात्मक असंतुलन किससे संबंधित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पियाजे का सिद्धांत है ये संज्ञानात्मक असंतुलन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बच्चों में सीखने के दौरान आत्म प्रेरणा को बढ़ाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त की जाती है? आत्म प्रेरणा बढ़ाने के लिए तो सही आंसर हो जाएगा पुरस्कार और प्रशंसा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, ठोस संक्रियात्मक चरण में बच्चे किस प्रकार की समस्याओं को हल कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ठोस और वास्तविक समस्याएं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर,
स्किनर ने किस अधिगम सिद्धांत को प्रस्तुत किया था? स्किनर ने किस अधिगम सिद्धांत को प्रस्तुत किया था? तो इसका सही आंसर है प्रचलन अनुबंधन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, थॉर्नडाइक सीखने का नियम में कौन सा नियम प्रमुख है? ठीक है, यहाँ पे आंसर है प्रभाव का नियम सीखने का सबसे प्रमुख नियम माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में रीइंफोर्समेंट का महत्व किसने दिया था? तो दोस्तों ये महत्व किसने दिया था? ये दिया था स्किनर ने। किसने दोस्तों? स्किनर ने दिया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बंडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत में किस प्रकार जोर दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवलोकन और अनुकरण, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बच्चे के भाषा विकास के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने अभ्यांतर भाषा क्षमता की अवधारणा दी थी? तो दोस्तों ये किसने दी थी? ये दी थी चॉम्स्की ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सीखने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होता है? तो सीखने का प्रभावी तरीका होता है अधिगम में विकास की रुचि, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रात्मक चरण में बच्चे कौन सी विशेषता प्रदर्शित करते हैं? तो दोस्तों कौन सी विशेषता प्रदर्शित करते हैं? स्व केंद्रितता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत में कितने प्रकार की बुद्धियों का उल्लेख है? तो यहाँ पर 8 बुद्धियों का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों बच्चों में प्राकृतिक क्षमताओं का विकास करना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अधिगम में त्रुटियों का महत्व क्या होता है? अधिगम में त्रुटियों का महत्व सुधार और प्रगति का अवसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा कारक बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बच्चे में रुचि और प्रेरणा, ये सीखने पर प्रभावित करता है। अगला है, पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन प्रयोग किस पर आधारित है? तो दोस्तों ये अनुकूलित और अनाकूलित प्रतिक्रिया पर है। अगला है, अधिगम के लिए कौन सा दृष्टिकोण सबसे प्रभावी माना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर इसका हो जाएगा बाल केंद्रित दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बच्चों में संज्ञानात्मक संतुलन की अवधारणा किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये है पियाजे से। दोस्तों आपको अगर ये सीरीज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सामाजिक परिवेश का बच्चों के सीखने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये पड़ता है दोस्तों सकारात्मक, पॉजिटिव। अगला है यहाँ पर, बच्चों की अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य स्रोत क्या होता है? अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य स्रोत होता है परिवार और समुदाय। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वाइगोत्स्की के निकट विकास क्षेत्र यानी ZPD में सीखने के लिए क्या आवश्यक होता है? क्या आवश्यक होता है दोस्तों? शिक्षक की मदद। क्या आवश्यक होता है? शिक्षक की मदद। बच्चों के आत्मनियंत्रण का विकास किससे होता है? तो बच्चों के आत्मनियंत्रण का विकास अनुकरण और निर्देशन से होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला, अधिगम के लिए तत्परता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये किससे संबंधित है ये बताना है आपको, जल्दी से कमेंट करें आंसर। थॉर्नडाइक। क्या दोस्तों? थॉर्नडाइक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे में तार्किक और आलोचनात्मक सोच का विकास किस चरण में होता है? जल्दी बता दीजिए दोस्तों। तो ये होता है औपचारिक संक्रात्मक, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हो 40 क्वेश्चन हमारे बाल विकास से हो चुके हैं। अब हम करने वाले हैं प्रबंधन से। तो प्रबंधन से जो क्वेश्चन 30 लेके आई हूँ ये आपके नेतृत्व क्षमता, गुण और कौशल से संबंधित हैं, जो कि हमारे सिलेबस का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। चलिए तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रभावी नेतृत्व में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए? ऑप्शन 1 दिख नहीं रहा, आप देखिएगा। तो प्रभावी नेतृत्व में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए दोस्तों? प्रभावी संवाद कौशल होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, नेता को अपनी टीम में सबसे ज़्यादा क्या दिखाना चाहिए? तो दोस्तों सहानुभूति दिखाना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है, किस प्रकार का नेतृत्व सबसे प्रभावी होता है जब संगठन में बदलाव आ रहा हो? तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा दृष्टि आधारित नेतृत्व। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे, किस कौशल को एक नेता के लिए सबसे आवश्यक माना जाता है? एक कौशल के एक नेता के लिए सबसे आवश्यक क्या होता है दोस्तों?
ऑप्शंस दिए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भावनात्मक बुद्धिमत्ता। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी नेतृत्व शैली नकारात्मक परिणाम दे सकती है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइक्रो मैनेजमेंट। क्या दोस्तों, माइक्रो मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन है, किसे लीडरशिप का मुख्य तत्व माना जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों निर्णय क्षमता को। जिसकी निर्णय क्षमता अच्छी होती है उसे लीडर का मुख्य तत्व माना जाता है। अगला है, नेतृत्व में ट्रांसफॉर्मेशनल और ट्रांजैक्शन में मुख्य अंतर क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन नेतृत्व में विकास और प्रेरणा का मुख्य होता है। अगला क्वेश्चन है, किसका नेतृत्व अधिक प्रभावी होता है जब कर्मचारियों में उत्साह की कमी हो। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशनल नेतृत्व, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नेता को नकारात्मक परिणामों से बचने के लिए किसका ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों नकारात्मक परिणाम से बचने के लिए शक्ति का अत्यधिक केंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, नेता की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी क्या होती है। तो दोस्तों नेता की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है कि सभी दृष्टिकोण और दिशा निर्धारित करना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, नेता के लिए सबसे आवश्यक निर्णय लेने की क्षमता किस प्रकार की होनी चाहिए। तो दोस्तों ये होनी चाहिए विश्लेषणात्मक और दीर्घकालिक निर्णय। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक प्रभावी नेता अपनी टीम के सदस्यों को किस प्रकार प्रेरित करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा स्वीकृति और प्रशंसा करके। कैसे दोस्तों, स्वीकृति और प्रशंसा करके। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, नेतृत्व की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो नेतृत्व की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है दोस्तों दूसरों को प्रेरित करना और मार्गदर्शन देना। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का नेतृत्व टीम की रचनात्मकता को बढ़ाता है। तो दोस्तों किस प्रकार का नेतृत्व टीम की रचनात्मकता को बढ़ाता है। ट्रांसफॉर्मेशनल नेतृत्व, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे, नेता के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या महत्व है। ऑप्शंस स्क्रीन पर हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यह टीम के साथ अच्छे संबंध बनाने और प्रभावी नेतृत्व में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नेतृत्व की कौन सी शैली कर्मचारियों की स्वतंत्रता और रचनात्मकता को बढ़ाती है। तो दोस्तों ये बढ़ाती है डेमोक्रेटिक नेतृत्व, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक अच्छे नेता के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। तो दोस्तों एक अच्छे नेता के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है टीम के प्रत्येक सदस्य की सफलता में योगदान देना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेतृत्व में साहस का क्या महत्व है। ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं। नेतृत्व में साहस का क्या महत्व है दोस्तों, तो यह जोखिम लेना और कठिन कार्य लेने में सहायक। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस प्रकार के नेतृत्व कर्मचारियों के प्रति विश्वास और सम्मान बनाने में मदद करता है। तो ये दोस्तों ऑप्शंस हैं। इसका सही आंसर है डेमोक्रेटिक नेतृत्व। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेंगे, क्या गुण एक नेता को कठिन परिस्थितियों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने में मदद करता है। तो वो कौन सा गुण है। तो ये है दोस्तों कठिन समय में धैर्य और संयम। अगला है, नेतृत्व में प्रेरणा का क्या महत्व है दोस्तों। नेतृत्व में प्रेरणा का क्या महत्व है। तो ये टीम के लक्ष्य को स्पष्ट करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस प्रकार का नेतृत्व अपने कर्मचारियों की शक्ति और क्षमता को पहचानता है। ऑप्शंस स्क्रीन पर है। किस प्रकार का, तो यहाँ पर आपको बताना, इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशनल नेतृत्व। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेतृत्व को अपनी टीम के प्रदर्शन को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। टीम के प्रदर्शन को सुधारने के लिए दोस्तों सकारात्मक प्रतिक्रिया और मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। अगला है, किसे ट्रांसफॉर्मेशन लीडर कहा जाता है। किसे ट्रांसफॉर्मेशन लीडर कहा जाता है दोस्तों, तो ये कहा जाता है वह नेता जो अपने कर्मचारियों को नए दृष्टिकोण से प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन है, नेतृत्व में सहयोग का क्या महत्व है। नेतृत्व में सहयोग का क्या महत्व है दोस्तों, तो यह टीम लक्ष्यों को एकजुट रूप से हासिल करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस प्रकार का नेतृत्व कर्मचारियों की रचनात्मकता को बढ़ाता है। तो ये दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है ट्रांसफॉर्मेशनल नेतृत्व। ओके। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर,
नेता को किसे सशक्त बनाने की ज़रूरत है? नेता को किसे सशक्त बनाने की ज़रूरत है? अपनी टीम के प्रत्येक सदस्य को। अगला है, नेता के लिए दृष्टि का क्या महत्व है? नेता के लिए एक दृष्टि का क्या महत्व है? तो यह भविष्य की दिशा और रणनीति को निर्धारित करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, एक नेता को आत्मविश्वास के साथ क्या करना चाहिए? आत्मविश्वास के साथ अपनी टीम के सदस्यों को बारीकी से संपर्क करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, नेतृत्व की धार्मिक शैली का क्या प्रभाव हो सकता है? तो दोस्तों, धार्मिक शैली का यह कर्मचारियों को अनुशासित और कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है, धार्मिक शैली। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 30 हमने MCQ प्रबंधन से लगा लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ से पोषण एवं स्वास्थ्य के हम यहाँ पे MCQ लगा लेते हैं 30। पोषण के सही क्रम को पहचानना, ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको करा चुकी हूँ, तो आपके ये क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए। तो पोषण का सही क्रम है दोस्तों अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, संतुलित भोजन में कुल कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से कैलोरी प्राप्त होती है? तो कार्बोहाइड्रेट से 50 से 55% होती है। कौन सा डाइसैकेराइड का रूप नहीं है? तो दोस्तों, जो टाइलिन है वो डाइसैकेराइड का रूप नहीं है। इनमें से क्या कार्बोहाइड्रेट का एक महत्व नहीं है? तो दोस्तों, मानव शरीर को विटामिन की पूर्ति करना कार्बोहाइड्रेट का महत्व नहीं है। किस वर्ष प्रोटीन का सर्वप्रथम प्रयोग जे बर्जीलियस द्वारा किया गया था दोस्तों? तो ये 1838 में किया गया था। निम्न में से प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी के कारण मैरास्मस रोग होता है। और आप मुझे कमेंट करें कि एड्स कौन से वायरस से फैलता है? एड्स के वायरस का नाम बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एड्स से MCQ पूछे जाएंगे आपके पेपर में। अगला है, मध्य प्रदेश के 313 विकास खंड में कुल कितने समाकित बाल विकास परियोजनाएं संचालित हैं? तो दोस्तों, ये 453 हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, नवीन शिक्षा नीति 2020 का पैटर्न पर आधारित है? तो ये दोस्तों 5+3+3+4 पर आधारित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, कैल्सीफ्रॉल विटामिन किस में घुलनशील होते हैं? तो दोस्तों, कैल्सीफ्रॉल्स विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। आप मुझे कमेंट करें कि जल में जो घुलनशील होते हैं वो कौन से विटामिन होते हैं? जनन क्षमता की कमी, जननांग तथा पेशियों में कमजोरी सामान्यतः किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों, ये टोकोफ्रॉल की विटामिन की कमी से होता है। मानव नेत्र के अंशुओं में क्या पाया जाता है? मानव नेत्र के अंशुओं में पोटेशियम पाया जाता है। गर्भावस्था के कितने चरणों में बांटा गया? तो गर्भावस्था को दोस्तों 3 चरणों में बांटा गया। शिशुओं में विटामिन ए की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों, ये उपरोक्त सभी रोग होते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रोमा, मां के दूध का कम पिलाया जाना, इस कारण है। शिशु के भोजन में विटामिन ए खाद्य पदार्थ की कमी होना, शिशु को लगातार पतले दस्त होना, ये सभी विटामिन ए की कमी के कारण है। आहार में किसकी कमी से कब्ज व आंत का कैंसर हो जाता है दोस्तों? तो आहार में फाइबर की कमी से आंत का कब्ज का कैंसर हो जाता है। उनमें से जल घुलनशील रेशा कौन सा नहीं है? तो लिग्निन जल घुलनशील रेशा नहीं है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कारक गर्भावस्था को प्रभावित नहीं करता है? तो दोस्तों, माँ का स्वास्थ्य, माँ का आहार, माता के द्वारा शराब का सेवन, पिता के द्वारा शराब का सेवन। तो पिता के द्वारा शराब का सेवन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक धात्री माँ को प्रतिदिन लगभग कितने मिलीग्राम कैल्शियम ग्रहण करना चाहिए? तो यहाँ पर 1200 मिलीग्राम कैल्शियम लेना चाहिए। रक्त में किसकी कमी से हाइपोमेट्रियासी नामक रोग हो जाता है? तो दोस्तों, ये सोडियम की कमी से हो जाता है। नवजात शिशुओं की वृद्धि एवं विकास के लिए धात्री माता को प्रतिदिन लगभग कितने ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो 13 से 17 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पोषक तत्व को जीवन सत्व भी कहा जाता है? तो विटामिन को कहा जाता है। दोस्तों, ये महामैराथन है, इसलिए मैं फटाफट आपके सिर्फ क्वेश्चन करा रही हूँ, टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है। जितने क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा हमारे पेपर के लिए। वसा की कमी से होने वाला रोग है, तो उपरोक्त सभी है। पेट कैंसर, हृदय संबंधी रोग, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली हो जाती है। अगला है, निम्न में से कौन प्रोटीन के अच्छे स्रोत शामिल नहीं है? तो इसमें घी शामिल नहीं है। जड़ मानवता रोग किस खनिज की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों, ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। रुधिर में ऑक्सीजन का संबंध किस प्रोटीन से सहायता होता है? तो दोस्तों, ये ग्लोबिन प्रोटीन की सहायता से होता है। अगला क्वेश्चन है, पॉलिश किए गए चावल को अधिक मात्रा में खाने से कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों? तो ये वेरी रोग हो जाता है। मुझे कमेंट करें कि स्कर्वी रोग किस विटामिन से होता है और रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है। अगला है, कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट की तरह करता है? तो विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। अगला है, तेलीय बीजों का लंबा जीवन काल किस विटामिन के कारण होता है? तो दोस्तों, ये भी विटामिन ई के कारण सही हो जाएगा।
सभी विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है दोस्तों? तो ये पपीता माना जाता है। अगला लास्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की खोज कब की गई? तो प्रोटीन की खोज 1838 में की गई। एंड हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, मनुष्य को किस प्रकार की वसा का सेवन करना चाहिए? तो दोस्तों असंतृप्त वसा का सेवन करना चाहिए। तो हमने 100 MCQ लगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और ये भी बताना कि वीडियो कैसा लगा आपको। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली मैराथन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।